अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जहाँ पे हमने बात की थी कि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रखते हैं। अलबत्ता हमने ये भी कहा था कि एवरेज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंट टेक्स्ट बुक में -70 मिलीवोल्ट लिखा गया है, लेकिन जो लार्ज नर्व्स होती हैं उनमें -90 और जो स्मॉल न्यूरॉन्स और स्मूथ मसल्स हैं उनमें -60 से -40 मिलीवोल्ट तक जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो सकता है। इसके अलावा हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जो कि आमतौर पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बिल्ट होने में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पोटासियम, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम आयंस और इनकी कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन का जिक्र किया था। और हमने ये भी बात की थी कि आमतौर पर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड या एनायनिक प्रोटीन्स होती हैं, जिसकी वजह से तमाम सेल्स अपने इनर साइड से नेगेटिवली पोलराइज्ड होते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, या एक सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे बिल्ड करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक ऐसे सेल की ज़रूरत होगी जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले से ना हो, यानी वो सेल जो है वो एक्शन पोटेंशियल में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन है। ओके, और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी बंदे ने मुझे टच किया है यहाँ पे, और यहाँ पे टच करने से यहाँ पे देयर आर टच रिसेप्टर्स, और टच रिसेप्टर्स इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं और इनको न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स तक पहुँचा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टिमुलस परसीव किया गया है डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट्स से डेंड्राइट्स की प्लाज्मा या इस न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ओके, और एक्शन पोटेंशियल के दौरान इस सेल मेम्ब्रेन की बाहर, जैसे कि हम पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पढ़ा था कि आमतौर पे जो रेस्टिंग जो फेज होती है सेल की, उसमें आउटसाइड ऑफ द सेल इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इनसाइड द सेल इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, इसी तरह इनसाइड द सेल जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इस तरह से मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलराइज हो जाती है। बेसिकली इसको कहते हैं डिपोलराइजेशन, जिस प्रोसेस यानी एक्शन पोटेंशियल के दौरान सेल मेम्ब्रेन में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को डिपोलराइजेशन कहते हैं। और मेम्ब्रेन के इस फॉर्म को हम डिपोलराइज्ड सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बाहर भी मौजूद हैं और पॉजिटिव चार्ज बाहर भी मौजूद हैं, इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अंदर भी मौजूद है। बेसिकली अगर हम लेट्स सपोज कि ये है वो सेल और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हुआ है, तो जैसे ही स्टिमुलस परसीव होता है तो यहाँ कुछ किस्म के गेट्स हैं, कुछ चैनल्स हैं जो कि ओपन हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल है, कैल्शियम चैनल है, तो यहाँ से सोडियम जो है इनसाइड दी सेल रश करती है, तो यहाँ पे बहुत सारी सोडियम आ जाती है। ओके, इनसाइड दी सेल सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जबकि रेस्टिंग फेज में सेल के अंदर पोटासियम की कंसंट्रेशन हायर होती है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी सोडियम आ जाएगी। इसी तरह पोटासियम चैनल खुलते हैं और यहाँ से पोटासियम का इफ्लक्स होता है, यानी सारी पोटासियम या ज़्यादातर पार्ट जो पोटासियम का है वो बाहर इकट्ठा हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से अंदर और बाहर दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे हम डिपोलराइजेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास वो सेल है जिसमें जो रेस्टिंग फेज में मौजूद नहीं है, यानी ये एक्शन पोटेंशियल में। तो यहाँ से हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बिल्ड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटासियम है। ओके, तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो हम यही देंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर 1, there are negative and positively charged ions across both sides of the cell membrane during the action potential। ओके, सेकंड चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अब जो हमने कंसंट्रेशन का रेस्टिंग फेज के दौरान देखी थी कि पोटासियम इनसाइड कितने हैं, सोडियम इनसाइड कितने हैं,
सोडियम आउटसाइड कितना है वो वाली कंसंट्रेशन भी नहीं रहेंगी। ओके, तो दोनों अक्रॉस दी मेम्ब्रेन यानी अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड जो सेल की है दोनों तरफ जो आयनिक कंसंट्रेशंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तीसरी अहम चीज़ जो है वो ये कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मेजर रोल है वो सेल मेम्ब्रेन का है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पहले लिख दूँ। सेकंड पॉइंट है देयर विल बी different ionic concentration across the both side of cell membrane during the action potential। और तीसरी चीज़ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मेजर रोल है वो किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। ओके, और सेल मेम्ब्रेन का मेजर रोल क्यों है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन हैव सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, तो इन जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली इन इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि ये वहाँ से गुजर सके। ओके, एक बात याद रखें कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये फास्फोलाइपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल है, जहाँ पर हम यानी अगर फ्लूइड में एक मॉडल की बात करें तो उसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मौजूद हैं। ओके, तो ये वही सेल मेम्ब्रेन के अंदर वही प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो फास्फोलाइपिड बाइलेयर से इजीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं अनटिल और अनलेस देयर पार्टिकल साइज वुड नॉट बी प्रॉब्लम। ओके, अगर वहाँ पे पार्टिकल साइज का कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो इजीली अक्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये फास्फोबाइलेपिड जो मेम्ब्रेन है उसमें से अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर सकती, लिहाजा इन्हें मूव करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स चैनल्स की। ओके, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फर्दर दो टाइप्स की हैं। नंबर 1 जिन्हें चैनल प्रोटीन्स कहते हैं जो कि बेसिकली डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए इलेक्ट्रोलाइट्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती हैं। ओके, तो ये हैं चैनल्स प्रोटीन्स। जबकि दूसरी प्रोटीन्स जो हैं उन्हें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन कहते हैं। कैरियर प्रोटीन हाउएवर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इलेक्ट्रोलाइट्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की प्रोटीन्स हैं जिन्हें चैनल्स प्रोटीन कहते हैं और जिन्हें कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में ख़ास तौर पे अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप। ओके, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो आपको दो किस्म की प्रोटीन नज़र आ रही है ये है चैनल प्रोटीन्स। ओके, यहाँ पे वैसे बहुत सारी चैनल प्रोटीन होती है, मैंने बस एक दो बना दी हैं। और यहाँ पे जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये है सोडियम पोटासियम पंप। ओके, अब सोडियम पोटासियम पंप क्या कहते हैं, जब में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है और इसने अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बिल्ड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे सोडियम पोटासियम पंप जैसे कि इसके पास यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं, ये 3 सोडियम को अपने साथ अटैच करने की सलाहियत रखता है फ्रॉम द इनसाइड और 2 पोटासियम को अपने साथ अटैच करने की, यानी वहाँ पे बाइंडिंग साइट है पोटासियम के लिए और ये 2 पोटासियम को अटैच करने की सलाहियत है इसके पास आउटसाइड से। लिहाजा ये इधर से 2 पोटासियम को पकड़ता है, इधर से 3 सोडियम को पकड़ता है और जब ये 5 इलेक्ट्रोलाइट मुकम्मल हो जाते हैं तो ये पंप एक्टिव होता है और ये एक साइकिल को कंप्लीट करते हुए इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आती है और यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होता है जहाँ से ये एनर्जी आएगी और उस एनर्जी से ये सोडियम 3 सोडियम ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। ओके, और 2 पोटासियम ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे
इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सोडियम पोटासियम पम्प क्या है? सोडियम पोटासियम पम्प क्या है? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन है और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये कहाँ होती है? ये सेल मेम्ब्रेन में होती है। ये इसका काम क्या है? ये इनसाइड दी सेल 3 सोडियम को और आउटसाइड दी सेल 2 पोटासियम को पकड़ता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज करता है और एक साइकिल में 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है और 2 पोटासियम को अंदर ले जाता है। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझ लें। अब देखिए, एक साइकिल में 3 सोडियम बाहर गए हैं और 2 पोटासियम अंदर गए हैं। ओके, जबकि इनसाइड यहाँ पे एक और चीज़ पहले से जो मौजूद है वो ये एनायनिक सब्सटेंसेस। एनायनिक सब्सटेंसेस यानी ऑर्गेनिक एसिड या नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स या अमीनो एसिड वगैरह, इनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है और पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकते। ओके, तो ये पहले से सेल के अंदर मौजूद है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये मेरे पास जो पार्टिकल है ये एनायनिक सब्सटेंस है। ओके, और यहाँ पे ये सब एक और पार्टिकल बना लेते हैं, ये भी क्या है? एनायनिक सब्सटेंस है। ओके, यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे पोटासियम इधर आ रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि 1 मिलियन सोडियम पोटासियम पंप के साइकिल अगर चले तो देयर विल बी 3 मिलियन सोडियम आउटसाइड एंड 2 मिलियन पोटासियम इनसाइड। हर साइकिल में 3 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहे हैं, जबकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर आ रहे हैं। यानी हर एक साइकिल में नेट लॉस जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का है। तो हर साइकिल के दौरान जो एक चार्ज डेफिसिट आ रहा है उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, मैं दोबारा आपको बता दूं कि सोडियम पोटासियम पंप 3 सोडियम को पकड़ के बाहर फेंकता है, 2 पोटासियम को ये अंदर लेके जाता है। हर साइकिल में जो कि ये इसी तरह करता है, लिहाजा जब ये 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 पोटासियम को अंदर लेके जाएगा, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, मैं इधर एक सेल बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि ये वो सेल है और इस सेल में ऑलरेडी एनायनिक सब्सटेंस है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे 10 एनायनिक सब्सटेंसेस है। ओके, ए नेगेटिव, जबकि इस सेल में 12 सोडियम मौजूद है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे पोटासियम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 पोटासियम है या जितने भी हैं। सोडियम पोटासियम पंप क्या करता है? 3 सोडियम को यहाँ लेके आएगा। ओके, हम समझते हैं अभी एक साइकिल चला है, एक साइकिल चलने से 3 सोडियम जो है वो बाहर आ गए। 3 सोडियम जो है वो बाहर आ गए। अगर 3 सोडियम बाहर आए हैं, ओके, तो फिर यहाँ पे कितने सोडियम रह गए? ये पहले 12 थे, तो अब कितने रह गए? 9। और यहाँ से 2 पॉजिटिव चाहिए, एक साइकिल में 2 पोटासियम को अंदर लेके आए। जब ये 2 पोटासियम को लेके अंदर आएगा तो ये कितने हो गए? 11। ओके, पहले कितने थे? 12, अब कितने हुए? 11। फिर एक साइकिल चलेगा, 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटासियम। हर साइकिल में 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से नेट लॉस जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज पर साइकिल हो रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पे जो कि पहले से एनायनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, हर पॉजिटिव चार्ज के लॉस के बाद यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। ओके, अब हम देखते हैं ये नेगेटिविटी कितनी है। ये नेगेटिविटी बेसिकली जो कि कैरियर प्रोटीन्स या सोडियम पोटासियम पंप की वजह से जो सेल के अंदर नेगेटिव और मिली वोल्ट। ओके, जबकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में हम जानते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लार्ज न्यूरॉन में 90 होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ -4 मिली वोल्ट है। और कितना और नेगेटिविटी चाहिए सेल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिल्ड करने के लिए? -86 मिली वोल्ट। ओके, और -86 मिली वोल्ट फिर कहाँ से आता है? अब हम ये देखते हैं। अब देखिए, जब सारे के सारे सोडियम बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे और सारे के सारे पोटासियम इनसाइड दी सेल आ जाएंगे। ओके, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? तो ये वो सेल है, यही वाला सेल मैं यहाँ पे ड्रा कर दिया और हम कह रहे हैं कि हर साइकिल के बाद इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, सो ऑन आ रहा है। ओके, और इस साइड पे
पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो ये सूरत हाल हो जाएगी जब हर साइकिल में 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटासियम अंदर आएंगे, तो इनसाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी और आउटसाइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने पढ़ा था उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में कि ये एक कैरेक्टर है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटसाइड दी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और फ्रॉम दी इनसाइड वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे अभी तक आ गई है वो -4 मिली वोल्ट है, जो कि सोडियम पोटासियम पंप की वजह से ये नेगेटिविटी बिल्ट हुई है। लेकिन ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से बहुत ही कम है, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यूजुअली अगर एवरेज भी देखें तो वो -70 मिली वोल्ट है, और लार्ज न्यूरॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट होता है। और हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि फिर वो बाकी के जो मिली वोल्ट्स हैं वो कैसे यहाँ पे ऐड ऑन होते हैं। बेसिकली जब सारा पोटासियम इनसाइड दी सेल, अब इस कंडीशन में बहुत सारा पोटासियम कहाँ है, इनसाइड दी सेल, और सारे सोडियम कहाँ है, बाहर, तो यहाँ पे सारे सोडियम है। तो अब यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है किसकी, पोटासियम की। और आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म के चैनल्स होते हैं जहाँ से पोटासियम जो है वो लीक हो सकती है। तो लेट्स सपोज कि ये वो चैनल है। इस चैनल को कहते क्या है, पहले हम इसका नाम देखते हैं। इस चैनल का नाम है सोडियम पोटासियम लीकी चैनल। सोडियम पोटासियम लीकी चैनल, सोडियम पोटासियम लीकी चैनल का मतलब है कि यहाँ से सोडियम भी लीक होती है, यानी ये यहाँ से सोडियम अंदर जा सकती है, और यहाँ से पोटासियम भी लीक होती है, यानी पोटासियम यहाँ से बाहर जा सकती है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, जब आप इस चैनल को पढ़ेंगे सोडियम पोटासियम लीकी चैनल को, तो आपको इदराक होगा कि ये पोटासियम के लिए ज़्यादा परमिएबल है। और कितना परमिएबल है, अब मोर देन 90%, यानी ये 90 से ज़्यादा गुना ये परमिएबल है पोटासियम के लिए। जिसका मतलब क्या है कि पोटासियम को ये ज़्यादा सपोर्ट करता है, ज़्यादा फेवर करता है कि पोटासियम ज़्यादा बाहर जा सकती है, जबकि सोडियम पोटासियम के मुकाबले में कम अंदर आ सकती है। ये इसका एक फ़ीचर है जनरल। तो बस आपको इतना भी पता अगर हो कि ये सोडियम पोटासियम लीकी चैनल है, यहाँ से पोटासियम लीक हो जाती है, तो दैट्स इनफ। अदरवाइज़ आप टेक्स्ट बुक गाइटन एंड हॉल मेडिकल फिजियोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी फर्दर डिटेल मिल जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ से पोटासियम लीक हो रहा है। ओके, तो पोटासियम कहाँ लीक हो गया, एक्यूमुलेट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे पोटासियम इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे पोटासियम, यहाँ पे पोटासियम, यहाँ पे पोटासियम, यहाँ पे पोटासियम एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके ओके, यहाँ पे एक और चैनल भी है, मैं यहाँ बना देता हूँ। इन चैनल्स को इनवर्ड रेक्टिफायर चैनल्स कहते हैं। और ये भी बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ये जो इनवर्ड रेक्टिफायर चैनल्स हैं, ये चैनल्स भी बेसिकली पोटासियम को सपोर्ट करते हैं कि यहाँ से पोटासियम लीक आउट हो सकती है। ओके, तो यहाँ भी पोटासियम यहाँ से भी लीक आउट होके बाहर जा रही है। लेकिन कितनी पोटासियम बाहर जा सकती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब थोड़ी सी पोटासियम यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, नोट सारी की सारी बाहर नहीं चले जाएगी, जो थोड़ी सी पोटासियम बाहर, जैसे जैसे पोटासियम बाहर जानी शुरू होगी तो वैसे वैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं वो एनायनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक एसिड्स, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे इनसाइड जो है वो नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। जब इनसाइड नेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे एक और ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। उस ग्रेडियंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट। ओके, पहले कौन सा ग्रेडियंट था, पहले यहाँ पे जो ग्रेडियंट था उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द पोटासियम, जिसकी वजह से पोटासियम बाहर जा रही थी। इधर कौन सा ग्रेडियंट है, इधर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सोडियम, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आ सकती है। ओके, लेकिन हमने कहा पोटासियम ज़्यादा परमिएबल है, इन चैनल से वो ज़्यादा लीक हो जाती है कंपैरेटिव टू सोडियम।
सेकंड चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ी इनवर्ट रेक्टिफाई चैनल्स, हम कह रहे हैं पोटासियम इधर से भी लीक हो सकती है। अच्छा, तीसरी चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे जितना पोटासियम लीक होगा उतनी ज़्यादा इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो है नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे एक और ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट का क्या मतलब है, क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई है तो ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, तो ये पोटासियम को पुल कर रहा है कि वापिस आओ। एक वक्त आता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट ऑफ द पोटासियम जो है वो इक्वल हो जाता है। हम सिर्फ पोटासियम पे फोकस कर रहे हैं, इस वक्त हम सोडियम को या दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को फोकस नहीं कर रहे, उनको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये एक इलेक्ट्रोलाइट की समझ आ गई तो इसी प्रिंसिपल को तमाम इलेक्ट्रोलाइट पे जनरलाइज किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट डेवलप हो गया जिसकी वजह से अब पोटासियम को वापस खींचा जा रहा है। ओके, और यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जिसकी वजह से पोटासियम लीक हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसे हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट है, और यानी यहाँ पे हायर चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो पोटासियम को अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, अब देखिए ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पे एक वक्त आता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द पोटासियम इक्वलाइज हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट ऑफ द पोटासियम की। ओके, यानी एक वक्त आएगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और मोस्ट सोफिस्टिकेटेडली इसको कहते हैं एक्विलिब्रियम पोटेंशियल कह सकते हैं, या इसको कहते हैं नॉन्स्ट पोटेंशियल। बेसिकली नॉन्स्ट पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो किसी इलेक्ट्रोलाइट की अक्रॉस दी मेम्ब्रेन मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, यानी रोक देता है। तो जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट बिकम इक्वलाइज, वो बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आ जाएगा या नॉन्स्ट पोटेंशियल आ जाएगा। यानी फिर नेट जो मूवमेंट है उसकी इलेक्ट्रोलाइट के क्रॉस दी मेम्ब्रेन वो पॉसिबल ज़ीरो हो जाएगी। ना कोई पोटासियम चार्ज बाहर जा सकेगा और ना ही कोई पोटासियम चार्ज इनसाइड दी मेम्ब्रेन आ सकेगा। नॉन्स्ट पोटेंशियल कितना होता है? ओके, नॉन्स्ट पोटेंशियल निकालने का तरीका ये है, नॉन्स्ट पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसे नॉन्स्ट इक्वेशन कहते हैं। अब बेसिकली ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को जब इसमें ऐड करेंगे तो इस सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकल आएगा। ओके, लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोलाइट पे, पोटासियम पे। और लेट्स सपोज कि अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट है इस सेल में और पोटासियम, और कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद ही नहीं है, तो हम कहेंगे नॉन्स्ट पोटेंशियल ऑफ, नॉन्स्ट पोटेंशियल यहाँ मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, नॉन्स्ट पोटेंशियल ऑफ पोटासियम, इसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी जितना नॉन्स्ट पोटेंशियल होगा पोटासियम का उतना ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि रियलिटी में है, रियलिटी में एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम है, पोटासियम है, क्लोराइड आइंस हैं, कैल्शियम आइंस हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स का अलग-अलग नॉन्स्ट पोटेंशियल निकालेंगे और तमाम को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा। लिहाजा हम कहेंगे नॉन्स्ट पोटेंशियल ऑफ द पोटासियम प्लस नॉन्स्ट पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, अब देखिए
और व्हाट इज नन्स इक्वेशन? नन्स इक्वेशन क्या है? नन्स इक्वेशन का फार्मूला EMF इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 61 log ion concentration inside the cell over ionic concentration outside the cell. ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास रीडिंग मौजूद है। हम बात करें कि अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि इस सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट है जो पोटासियम है, तो पोटासियम की कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है 140 मिली इक्विवेलेंट इनसाइड एंड 4 मिली इक्विवेलेंट आउटसाइड। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 140 और यहाँ पे हम पुट करेंगे 4। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट 35, और ये जो 35 आंसर है इसका हम लॉग ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में लॉग मौजूद है। ओके, तो हम इसका लॉग लेंगे और इसका लॉग तकरीबन 1.54, और 1.54 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 61 के साथ, और 61 के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट आता है 94। ओके, 94। तो वो जो आंसर आएगा यहाँ पे 94 वो होगा यहाँ पे नन्स पोटेंशियल ऑफ द पोटासियम। ओके, इसी तरह हम तमाम इलेक्ट्रोलाइट का नन्स पोटेंशियल निकाल लेंगे, और तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स को जब प्लस करेंगे तो और उसकी एवरेज वैल्यू लेंगे उसकी परमेबिलिटी की बुनियाद पे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नन्स पोटेंशियल को डिटेल से समझेंगे वहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम सब इतना ही बात करते हैं कि यहाँ पे नन्स पोटेंशियल जो पोटासियम का, अगर हम सिर्फ एक ही आयन की बात कर रहे हैं तो नन्स पोटेंशियल ऑफ द पोटासियम इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे -94 को मिली वोल्ट को ऐड कर देंगे, तो ये ऑलमोस्ट -98 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा है, जो कि न्यूरॉन के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 की करीब तरीन वैल्यू है। लेकिन अगर आप तमाम आयंस का नन्स पोटेंशियल निकाल के फिर उनको ऐड करते हैं तो फिर अलबत्ता आपके पास एक दफ़ा जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा तो हम कह सकेंगे कि ये सेल रेस्टिंग फेज में है, और वो सेल तब तक रेस्टिंग फेज में रहेगा जब तक कि फर्दर कोई एप्रोप्रिएट स्टिमुलस उस सेल के अंदर एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना कर दे। उस एक्शन पोटेंशियल के बाद दोबारा से ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा और दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बिल्ड किया जाएगा। एक सेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली सेकंड में डेवलप हो जाता है, और इसी तरह एक्शन पोटेंशियल का भी टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे कि आपने ये सारा कॉन्सेप्ट देखा, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिंपली इज द पोटेंशियल दैट प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कोई भी ऐसा पोटेंशियल जो कि सेल मेम्ब्रेन से किसी आयंस की मूवमेंट को रोक देता है, जैसे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पोटासियम आ रहा था लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट ने उसको प्रिवेंट कर दिया। तो इसी तरह तमाम आयंस के साथ जब ये होता है तो उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं।